हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल त्रिशपुर शंभुगंज जबलपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हमने लिखा दी थी और इसका नियम भी। तो प्रकाश के अपवर्तन में एक बात आई थी निकल के कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप ये सघन और विरल को समझ लो। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है? वास्तव में ये सघन माध्यम ये द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है इसका सघन और विरल। इसका सघन और विरल ये प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल है। अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह सघन माध्यम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम होगा। ये तुलनात्मक रूप से है। जैसे दो माध्यम की जब हम तुलना करते हैं, दो माध्यमों की तुलना करते हैं, तो अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक है तो पहला वाला सघन हो जाएगा और दूसरा वाला विरल हो जाएगा। वो सदैव नहीं होता। जब दूसरा कोई माध्यम आ जाएगा, मान लो दूसरा माध्यम बदल जाएंगे तो हो सकता है सघनता और विरलता भी बदल जाए। तो ये तुलनात्मक रूप से है। तो जैसे दो माध्यमों की जब हम तुलना करेंगे तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा, और जिसका कम होगा वो विरल माध्यम होगा। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम मान लो पहला है और दूसरा है विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, जिससे यह अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन अगर यही विरल से सघन माध्यम में जाए तब अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे यह विरल माध्यम है, अब सपोज करो कि ये पहला हो जाए विरल माध्यम और दूसरा हो जाए सघन माध्यम, तब प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में चलेगी, विरल से सघन माध्यम में चलेगी, तब इसका वेग सघन माध्यम में इसका वेग कम हो जाता है, जिससे ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप समझ लें कि विरल और सघन किस पर डिपेंड है? अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर। अब देखिए यहां अपवर्तनांक है क्या चीज। जैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के जो प्रकाश का, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। जैसे 1n2 लिख रहे हैं, 1n2, तो 1n2 का अर्थ है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये बताए थे उसमें। अब इसका मतलब हुआ कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वही इसका अपवर्तनांक है। और एक होता, हमने बताया था आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक हम उस दिन लिखे थे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा एक बार आप फिर समझ लें। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उस माध्यम का
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम N2 से प्रदर्शित करते हैं। N2 से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो भैया देखो, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब यहां पहला माध्यम निर्वात हो गया, तो निर्वात के सापेक्ष, इसीलिए इसको चूंकि पहला माध्यम निर्वात है तो 1n2 न लिख के केवल n2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c मानी जाए और माध्यम में प्रकाश की चाल v और उसका अपवर्तनांक nm हो, nm यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां हमने वायु में क्यों लिख दिया? चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल वही होती है जो वायु में होती है, इसीलिए वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हमने कह दिया है। अब यहां पर देखिए, अब जैसे मान लो जल का अपवर्तनांक 1.33। हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बार बार हम निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहेंगे, केवल अपवर्तनांक कहेंगे। और अगर किसी माध्यम के सापेक्ष लेंगे तब उसके माध्यम के, जैसे मान लो हमने एयर लिया और ग्लास लिया तो एयर के सापेक्ष ग्लास का कहेंगे, वो तो अलग बात हो गई। ग्लास ले लिया और वाटर ले लिया तो ग्लास के सापेक्ष वाटर का या वाटर के सापेक्ष ग्लास का, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब केवल जल का अपवर्तनांक केवल ग्लास का कहेंगे, केवल वाटर का कहेंगे, तो उसका तात्पर्य होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे हमने कह दिया कि जल का अपवर्तनांक दिया है, या फिर कह दे कि कांच का अपवर्तनांक दिया है, या कह दे जल का अपवर्तनांक दिया है, तो जो जल का अपवर्तनांक कहेंगे तो इसका मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और जब किसी और माध्यम के सापेक्ष लेंगे तब उसको हमें कहना पड़ेगा। जैसे अगर हम जल और कांच को लेते हैं तो जल के सापेक्ष कांच का लेंगे तो हम उसको कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का, यानी WNG लिखेंगे उसको, WNG जल के सापेक्ष कांच का। और अगर कांच के सापेक्ष जल का कहेंगे तो GNW, यह है ग्लास के सापेक्ष वाटर का। WNG कांच के सापेक्ष नहीं, वाटर के सापेक्ष कांच का, और यहां कांच के सापेक्ष वाटर का। ठीक, WNG अर्थात वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और ये GNW अर्थात ग्लास के सापेक्ष वाटर का। अब वाटर के सापेक्ष ग्लास का लेंगे तब यहां आपको कहना पड़ेगा किसके सापेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष नहीं कहा जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक की कहा जाएगा। तब इसका हो जाएगा WNG बराबर जल में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, और GNW कहेंगे तो ग्लास में अर्थात कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तब ये लेंगे। और जब केवल अपवर्तनांक की बात करेंगे तो उसका मतलब हुआ कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तब वह हम निर्वात में या फिर वायु में लेंगे प्रकाश की चाल। तो nm जब लिखते हैं तो nm बराबर c बटे v, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए कि ये अनुपातिक राशियां हैं, अनुपातिक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 का तात्पर्य क्या है? जल का अपवर्तनांक, इसको ध्यान सुनिए, इस पर क्वेश्चन भी है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल, या निर्वात में कह लीजिए चाहे वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो 1.33 है। वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। अभी हम कहें कि बर्फ का जो अपवर्तनांक है वो 1.31 है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 का अर्थ हुआ कि बर्फ में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बर्फ में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है 1.33 है।
अभी और भी ऐसे ले लें, जैसे केरोसिन है, केरोसिन का जो अपवर्तनांक है, मिट्टी का तेल जिसे आप बोलते हैं, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.44। इसका तात्पर्य हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल और केरोसिन में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो 1.44 है। अतः अपवर्तनांक जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात पर। अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम कहें कि 1n2 का तात्पर्य हो गया, 1n2 का तात्पर्य हो गया माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में ये सब संबंध है, इसको आप समझ लीजिए। इसी तरह से अगर हम ANW लिख दें, ANW का अर्थ हुआ कि एयर में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। GNW ले लें, अर्थात ग्लास में प्रकाश की चाल बटे वाटर में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से ये आपका आप समझ गए होंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक लिखा है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक समझेंगे, और अगर निर्वात या वार के सापेक्ष नहीं होगा, कोई अन्य माध्यम होगा, तब वहां लिखा जाएगा कि उसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, या जो भी माध्यम दिए होंगे। यह हुआ आपका। अब इसमें एक बात आप और देखें, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणें रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ दिए गए हैं, पूरा चार्ट लीजिए। तो ये सारणी में इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस सारणी को आप देख लो कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है लेकिन केवल अपवर्तनांक लिखा है, और इससे कुछ क्वेश्चन अभी दिए जाएंगे तो उसको आप हल करना। अब इसके बाद हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यहां पर आप देखिए, ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात माध्यम 1 सघन है और माध्यम 2 विरल है। सघन से विरल में जाती है, ये हो गया इसका आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण R। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम से साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू 1n2। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में होकर जाती है तो स्नेल के हिसाब से, जिसको हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू 1n2। अब अगर यही प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने पर, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने पर, माध्यम 2 से जब माध्यम 1 में जाएगी तो जो इसके आपतित किरण का मार्ग है, अगर इसी मार्ग से किरण, जो अपवर्तित किरण है, इसी मार्ग से इसको आपतित कराया जाए तो अपवर्तित किरण का मार्ग आपतित किरण वाला हो जाएगा। अब इधर से किरण इधर जा रही है, तब आपतन कोण अब R हो गया और अपवर्तन कोण I हो गया।
जब माध्यम 2 से माध्यम 1 में किरणें जाएंगी तो आपतन कोण R और अपवर्तन कोण I हो गया। तब स्नेल के हिसाब से साइन R अपान साइन I इज इक्वल टू 2n1। इसको संबंध 1 मान ले, इसको संबंध 2 मान ले। अब संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से साइन I अपान साइन R बराबर साइन I अपान साइन R गुणे साइन R अपान साइन I इज इक्वल टू 1n2 गुणे 2n1, 1n2 गुणे 2n1। साइन R से साइन R कट गया, साइन I से साइन I कट गया, तो यहां आ गया 1। इस पक्ष में क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब यहां देखिए 1n2 गुणे 2n1 इज इक्वल टू हो गया 1। अब यहां पर दो बातें निकल के आती हैं, तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा? 2n1 इज इक्वल टू, यहां गुणा है इसका भाग हो जाएगा 1 अपान 1n2, या 1n2 बराबर यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिवर्सिबल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या व्युत्क्रम होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा। इस बात को भी आप नोट कर लें। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, जितना हमने अभी पढ़ाया प्रकाश के, मूल रूप से प्रकाश के अपवर्तनांक और चाल में संबंध। ये फोटो ले लीजिए इसका, इसे जो बोल रहे थे। हाँ, अब देखिए आप यहाँ तो एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, प्रश्नावली का दिया जा रहा है, इसको देख लें। इसमें 2 सवाल आपका जो कौन सा है, तीसरा और 5वां, ये सारणी से आपको मिल जाएगा और हमने समझाया भी 5वां भी, तात्पर्य उसका, और बाकी आप लगाएं उसका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है जो उससे है। तो यह प्रश्नावली आप हल करके हमको भेजें अपने ग्रुप में, फिर हम इसका सलूशन भेजेंगे। हाँ, मैथ का सलूशन आज डाला जाएगा, उसको आप मिला लेंगे, जिसका जो गलत होगा सही कर लेगा, फिर कल हम अगली प्रश्नावली मैथ का भी पढ़ाएंगे। ओके।